नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस में बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 11 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे G20 के लोगों के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज़ में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के रेसिडेंट कॉरिडोर कोऑर्डिनेटर के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है। और तीसरा हम पढ़ेंगे एक वोल्केनो के बारे में जिसका नाम है मौना लोआ। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 का नया लोगो अनवील किया है जिसके अंदर एक लोटस इंक्लूडेड है, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी भी आप देख रहे होंगे। इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगो अनवील किया है, लोगो, थीम और वेबसाइट अनवील की है इन्होंने, क्योंकि इंडिया इस बार G20 की प्रेसिडेंसी लेने करने वाला है। ये जो लोगो है इसके अंदर एक लोटस आता है जिसका मैसेज है वासुदेवा कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब हम जानते हैं इसकी मुख्य बातों के बारे में। देखिए, जो लोटस फ्लावर है ये सिंबलाइज करता है हमारी पुरानी हेरिटेज को, हमारी आस्था को, मतलब हमारे जो बिलीव्स रहे हैं, और हमारी भौतिकता को, जो हमारा इंटेलेक्चुअलिज्म रहा है भारत का। इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी अज्यूम करने वाला है। प्रेसिडेंस जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो एक साल अब भारत के पास रहने वाली है, जो 1 दिसंबर से शुरू होगा। इस समय जो G20 की प्रेसिडेंसी की चेयर है वो इंडोनेशिया के पास है और हमारे बाद ये जाने वाली है ब्राज़ील के पास। G20 की जो समिट है ये लेवल ऑफ हेड, यहाँ पर जो स्टेट्स के हेड हैं वो मीट करेंगे। भारत में ये अगले साल 2023 में नई दिल्ली में होगी, सितंबर 9 और 10 में। देखिए, G20 क्या है? G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। ये जो संगठन है, संस्थान नहीं, ये एक संगठन है जो 1999 में बनाया गया था और इसका मुख्य कारण ये था कि 90s में कई सारी कंट्रीज़ ने, जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं और मुख्यतः जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे। तो इसकी वजह से एक G20 संगठन बनाया गया ताकि इन कंट्रीज़ की मदद की जा सके। फाइनेंशियल क्राइसिस में ये कंट्रीज़ एक दूसरे की मदद कर सके। इसका मुख्य एम ये था कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा सके और इसके अंदर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया जाए। इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके और यूएस और यूनाइटेड यूनियन। इस बार जो स्पेन है वो एक परमानेंट गेस्ट के रूप में आने वाला है। G20 एक प्रीमियम फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल जीडीपी का 85% और 75% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इन G20 कंट्रीज से आता है। लगभग 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन G20 कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। जो प्रेसिडेंसी है G20 की ये हर साल रोटेट करती है इनके मेंबर्स के अंदर। ये जो कंट्री है, जो भी प्रेसिडेंसी होल्ड करती है, वो कंट्री, जिस कंट्री ने इससे पहले प्रेसिडेंसी होल्ड की है और जो आने वाले समय में प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाली है, ये तीनों कंट्रीज मिलकर बनाती हैं एक ट्रोइका। तो अगर हम देखें कि जैसे अगली बार भारत अब ये प्रेसिडेंसी लेने वाला है तो भारत के साथ इंडोनेशिया और ब्राज़ील क्योंकि भारत के बाद ये प्रेसिडेंसी जाएगी ब्राज़ील के पास, तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर बनाएंगी ट्रोइका। ये एक ट्रोइका क्या करता है? ट्रोइका बेसिकली मदद करता है कंट्रीज़ की ताकि जो G20 के अंदर जो काम चल रहा है और इसकी वर्किंग जो है वो बहुत स्मूथली हो जाए और जो G20 का एजेंडा है वो कंटिन्यू चलता रहे, उसकी कंटिन्यूटी को एंश्योर किया जा सके। अब देख लीजिए, जो ट्रोइका है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस ट्रोइका के अंदर जो तीनों कंट्रीज़ हैं वो तीनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। अब G20 जो है ये काम कैसे करता है? सबसे पहली बात तो ये कि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इनका कोई परमानेंट ऑफिस हेडक्वार्टर नहीं है। इनका जो एजेंडा है, इनका जो वर्क है, ये है रिप्रेजेंटेटिव्स का कोऑर्डिनेटर। देखिए, इनका एजेंडा और वर्क
एक इस तरीके से काम करता है कि इनके अंदर एक शेरपाज रहते हैं जो कि G20 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ के काम को और इनके एजेंडा को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो एक साथ काम करते हैं। इनके साथ इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स, गवर्नर्स जो कि सेंट्रल बैंक्स के रहते हैं, वो सब मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। इस बार इंडिया ने अनाउंस किया है अपने एक्स नीति आयोग CEO अमिताभ कांत को एज शेरपा पीयूष गोयल के साथ। सिंस 1999 ये हर साल एनुअल मीटिंग होती है जिनके अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं G20 कंट्रीज़ के, वो मिलते हैं। जो पहली G20 समिट हुई थी ये 2008 में हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। इन समिट्स के अगर हम इन समिट्स पर ध्यान देते हैं तो जो हमारी शेरपा की मीटिंग्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समिट्स के साथ साथ, क्योंकि इन शेरपा की मीटिंग्स के अंदर जितने भी नेगोशिएशंस हैं वो सभी इन शेरपा की मीटिंग्स के अंदर होते हैं और ये यहाँ पर सभी कंट्रीज़ एक मत एक विचार पर आती हैं उन सभी नेगोशिएशंस के बाद कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं एक कॉरपोरेशन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ। और जो अदर इवेंट्स हैं आगे आने वाले समय में वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पूरे साल के लिए। हर साल ये जो प्रेसिडेंसी है, जो भी कंट्री प्रेसिडेंट बनती है वो प्रेसिडेंट कंट्री इनवाइट करती है एक गेस्ट कंट्री को, जो कि इस बार इनवाइट किया गया है स्पेन को। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए, भारत के जो सिद्धार्थ चटर्जी हैं ये एक फॉर्मर इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हैं और ये इस बार लीड करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस की टीम को, जो कि कंट्रीज़ की टीम है जो चाइना के अंदर काम करेगी। सिद्धार्थ चटर्जी को रोज़ किया है यूनाइटेड नेशन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में, जो कि चाइना के अंदर काम करेंगे और ये लीड करेंगे यूनाइटेड नेशंस को और 26 एजेंसीज़ को चाइना के अंदर। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम अगर जानें तो 2020 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है सीनियर यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल सिद्धार्थ चटर्जी ऑफ इंडिया को एज यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन चाइना। देखिए, ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी पोस्ट है। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं ये इनका क्या काम रहता है, ये क्या करते हैं। फिलहाल हम जानते हैं चटर्जी के बारे में। ये हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी के ग्रेजुएट हैं। ये फॉर्मर 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं और इन्होंने जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स है IPKF उसमें भी ये इन्होंने युद्ध लड़ा है, जो कि श्रीलंका में, और इन्होंने बैटल किया है इंसर्जेंसीज के साथ नागालैंड में भी। तो ये भारत के सोल्जर हैं। जो यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर है ये एक हाई रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सिस्टम की कंट्री लेवल की टीम को लीड करता है। तो ये सिद्धार्थ चटर्जी जो है चाइना की इस टीम को लीड करेंगे। जो रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर है ये लीड करता है यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम्स को और ये कोऑर्डिनेट करता है यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट को उन कंट्रीज़ के अंदर, ताकि जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली किया जा सके। जो रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर है ये एक डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस का और ये रिपोर्ट करता है डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल को। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो हवाई के जो सबसे बड़ा वोल्केनो है माउंट मौना लोआ, ऐसा माना जा रहा है कि ये इरप्ट हो सकता है। उसका कारण ये है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो थरथराने लगी है, वो शेक कर रही है और माउंट लोआ जो माउंटेन है वो धीरे धीरे फूल रही है। ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरी दुनिया का, जो कि ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि ये फटने वाला है, इरप्ट होने वाला है। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं इनका कहना ये है कि ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये चीज़ अभी हो जाएगी, जबकि जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस पूरे आइलैंड पर, हवाई पर रहने वाले सभी लोगों को ये कहा है कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। अगर ये वोल्केनो इरप्ट होता है या फटता है तो आप ऐसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखिए, प्रिपेयर रहिए इन केस अगर ये फटता है तो। अब देखिए, ये जो मौना लोआ है ये बेसिकली क्या है, ये कहाँ है। मौना लोआ ऐसे 5 वोल्केनो में से एक है जो कि इस पूरे आइलैंड का हिस्सा है। देखिए, हवाई जो है ये 5 आइलैंड से मिलकर बनता है। उनमें से मौना लोआ एक ऐसा वोल्केनो है, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्केनो पाए जाते हैं तो ये उनमें से एक वोल्केनो है। ये साउथर्न मोस्ट आइलैंड पर पाया जाता है हवाई के आर्चीपिलागो में। ये सबसे लंबा नहीं है, सबसे लंबा जो है वो है मौना किया, ये सबसे बड़ा है और उस आइलैंड के लैंडमास का आधा हिस्सा सिर्फ मौना लोआ की जो इसके वोल्केनिक इरप्शन की रेंज है
और वो इसके जो माउंटेन है उसमें उसके अंदर ही आता है। ये नॉर्थ ऑफ कालावा वोल्केनो पे मिलता है जो कि करंटली इरप्ट कर रहा है। ये इस समय फटा हुआ है, इसमें से लावा बराबर निकल रहा है इसके क्रेटर से। जो किलावा है ये वेल नोन है, ये 2018 में फटा था और उस समय इसने लगभग 700 घर बर्बाद कर दिए थे। जो एक लावा की नदी इसने भेजी थी जिसकी वजह से आसपास के सभी जो फार्म्स थे वो ख़त्म हो गए थे, जल गए थे और ये एक ओशियन की तरह बह रहा था और वहाँ के जो समुद्र है उसमें जाकर समा गया था। मौना लोआ जो है ये आखिरी बार 38 साल पहले फटा था। देखिए ये है हवाई का आइलैंड और ये है आपके मौना किया, ये है आपके वेमार, ये सभी जो हैं ये आपके वोल्केनोज हैं। यहाँ पर 5 ऐसे वोल्केनो पाए जाते हैं। ये है आपका मौना लोआ और ये है आपका कोहाला। अगर हम जानते हैं हवाई के वोल्केनोज के बारे में तो हवाई के जो वोल्केनोज हैं ये शील्ड वोल्केनोज हैं क्योंकि इनका जो लावा है ये लगातार बहता रहा है हजारों सालों तक, जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानें बना ली हैं। और वो जो चट्टानें हैं इन्हें कहा जाता है कि ये एक रिजम्बल हैं, ये इन्होंने ऐसी शेप ले ली है जैसे वॉरियर की कोई शील्ड हो। जो शील्ड वोल्केनोज हैं ये बेसिकली कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं और इडाहो में पाए जाते हैं और इन्हें आइसलैंड में भी देखा गया है एज वेल एज गलापागोस आइलैंड में। जो अलास्का का वोरांगेल है, देखिए सेंट एलियास नेशनल पार्क में 8 शील्ड वोल्केनोज हैं जिसके अंदर माउंट वरांगल भी पाया जाता है। वोल्केनो जो है जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस ये आर कंपोजिट, इन्हें कहा जाता है कंपोजिट या फिर स्ट्रेटो वोल्केनोज। अब देखिए इनकी जो स्टीप और कॉनिकल शेप्स हैं ये बनी हुई हैं क्योंकि जब ये जो वोल्केनोज हैं जब ये फटते हैं तो इनका जो लावा निकलता है वो उसके अपने आसपास या अपनी चपेट में आने वाली सभी चट्टानों को, सभी पेड़ पौधों को जलाकर बिल्कुल राख कर देता है। जो चट्टानें हल्की रहती हैं उन्हें भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिल्कुल पतले पतले से छोटे छोटे से पत्थर हो जाते हैं। और उस समय जो गैस इरप्ट होती है उसकी वजह से एक कोनिकल शेप में आ जाता है, ये बिल्कुल शील्ड की तरह बन जाता है। इसी के तरीका जो कंपोजिट वोल्केनो है इसका एक एग्जांपल देखा जा सकता है जापान के अंदर भी। जापान की जो माउंट फूजी वोल्केनो है वो भी कंपोजिट वोल्केनो है। कंपोजिट वोल्केनो को आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 3 फोटो लिए हैं जिनके अंदर एक है कंपोजिट वोल्केनो, एक है सिंडर कोन वोल्केनो और एक है शील्ड वोल्केनो। जो आपके कंपोजिट वोल्केनोज रहते हैं इनके अंदर जो लावा है वो यहाँ से ज़मीन से निकलता है और यहाँ से ये बाहर निकलता है, लेकिन लावा का जो फ्लो है ये यहाँ अंदर भी रहता है। ये अंदर इधर से नहीं निकलता लेकिन निकलता ये बाहर यहीं से है, लेकिन ये इस तरीके से फैला रहता है। ये जो जगह है इसे सिंडर्स कहा जाता है। दूसरा आपका है सिंडर कोन वोल्केनो, ये डायरेक्ट आपका ज़मीन से बाहर निकलता है। इसका बीच में कोई भी किसी प्रकार का कहीं लावा जमा नहीं होता जैसे यहाँ पर रहता है। फिर आपके आते हैं शील्ड वोल्केनो जिनका लावा लगातार बहता रहता है, ये लावा लगातार निकलते रहते हैं। जैसे 2018 में इरप्ट हुआ था आपका 2018 में किलावा जो वोल्केनो है, तो ये अभी भी क्योंकि इरप्ट हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका शील्ड वोल्केनो का एक एग्जाम्पल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई डाउट हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।